प्रिय छात्रों, आइए आज हम कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान पाठ 3 और पाठ का नाम है धातु और अधातु। ठीक ना। इस पाठ में धातु एवं अधातु की विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यह पाठ बहुत ही अच्छी पाठ है। इस पाठ को विशेषकर बच्चे आप लोग बहुत अच्छी ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आज आपको पढ़ा रहे हैं धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आज अभी हम जानेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक ना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। चलिए धातु के भौतिक गुणधर्म को देखते हैं। सबसे पहले आती है धातु के गुणों में चमक। ठीक है, धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। ठीक है, यानी कि धातु जो होते हैं ना, उसकी सतह को अगर हम मान लीजिए उसमें जंग है चाहे कुछ भी है, ठीक ना, उसको थोड़ा सा अगर सरस पत्र से अगर उसको घरस देंगे तो उसकी जो सतह होती है चमकदार होती है। ठीक ना। तो धातुओं की सतह चमकदार होती है। यह धातु का पहला गुण है। ठीक ना। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब जो धातु होते हैं ना, सभी चमकदार होते हैं। ठीक ना। तो धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अब देखते हैं कठोरता। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, यह हमेशा कठोर होते हैं। ठीक ना। तो धातु क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होते हैं। अपवाद के तौर पर देखा जाए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतना ना मुलायम होते हैं कि उसको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक ना। तो धातु ज्यादातर कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वह मुलायम होते हैं। यहाँ धातु होते हुए भी, लिथियम धातु होते हुए भी, सोडियम और पोटेशियम तीनों धातुएं मुलायम होते हैं और उसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक ना। तो सभी धातुएं कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद पर देखा जाए तीन धातुओं को, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को, यह हमेशा मुलायम होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन ऐसे धातु हैं जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक ना, तो बताना लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीन ऐसे धातु होते हैं जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब जो धातु होते हैं कठोर होते हैं, इसको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तीसरा में है रूप या अवस्था। धातुएं ज्यादातर ठोस के रूप में पाई जाती है, वो भी कहाँ, तो कमरे के ताप पर। अभी जो आप जहां जिस कमरे में इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक ना, तो वैसी कमरे में, ठीक ना, चाहे वह कोई भी कमरा हो, अगर कमरे के ताप पर धातु को रखा जाए ना, तो वह ज्यादातर कठोरे होते हैं, मतलब धातु ज्यादा कठोरे होते हैं, ठीक ना। लेकिन अपवाद के तौर पर मरकरी या पारा ना, उसको मरकरी भी बोलते हैं और पारा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका सूत्र होता है Hg, ठीक ना। तो मरकरी या पारा जो धातु होते हुए भी, यानी कि मरकरी पारा धातु है, लेकिन वह कमरे की ताप पर द्रव की अवस्था में होती है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस की अवस्था में होती है, लेकिन मरकरी या पारा जिसका सूत्र होता है Hg, वह कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है, जिसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर में भरते हैं, ठीक ना, जो हमारी शरीर के तापमान को मापते हैं, ठीक ना। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अपवाद के तौर पर देखा जाए तो मरकरी या पारा धातु होते हुए भी वह द्रव की अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आघात वर्ध्यता। चौथा नंबर है आघात वर्ध्यता, ठीक ना। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक ना। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है, अगर कोई धातु है, ठीक ना, अगर हम उसको हथौड़े से पीट कर उसकी पत्तर या चादर बनाते हैं ना, पतली चादर या पत्तर, उसी गुण को, धातु के इसी गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता, ठीक ना। तो धातु को हथौड़े से पीटेंगे, अगर वह उसकी पतली चादर बन सकती है, तो समझिए कि वह आघात वर्धनीय है। तो धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक ना। जैसे लोहे को पीटकर हम लोहे का चादर बना सकते हैं, ठीक ना। तांबा को पीटकर, सोना को पीटकर, चांदी को पीटकर, एल्युमिनियम को पीटकर चादरें बना सकते हैं, ठीक ना। तो धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं फिर अगले नंबर में, वही है धातु के भौतिक गुणधर्म। अगला नंबर है तन्यता। धातु तन्य होते हैं। धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं, ठीक ना। अगर धातु को हम उसको लेकर, ठीक ना, अगर उसको हम तानते हैं ना, तो उसको हम तान कर पतली तार बन के, मतलब तार के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो धातुओं को उसको लेकर हम पतली तार बना सकते हैं, ठीक ना। तो धातु में तन्यता का गुण पाए जाते हैं। जैसे कि दुकान में आप देखे होंगे, या तो घर पर दुकान का जो तार जो हम लोग इलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग करते हैं, वह तार तांबा का होती है या तो एल्युमिनियम का होती है, ठीक ना। तो हम वह तार को जो धातु का होता है, तांबा और एल्युमिनियम, उसको हम तार बनाते हैं, ठीक ना। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाए जाते हैं। कौन सा गुण पाए जाते हैं? तन्यता का, ठीक ना। आगे देखते हैं विद्युत एवं ऊष्मा के चालक, ठीक ना। सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का चालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा का चालक होते हैं। जैसे चांदी, तांबा, इससे हम आसानी से विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, ठीक ना।
जैसे तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जितना भी धातुएं हैं वह विद्युत का चालन करता है और ऊष्मा का चालन भी करता है। इसलिए यह विद्युत एवं ऊष्मा का चालक होते हैं। ठीक है। लेकिन अपवाद के तौर पर देखा जाए तो सीसा और पारा धातु तो है, लेकिन वह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। सीसा और पारा धातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक ना। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछे कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक ना, तो बता सकते हैं सीसा और पारा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीसा कुछ मात्रा में विद्युत का चालन कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में, ठीक ना, लेकिन सीसा और पारा विद्युत का क्या होते हैं और ऊष्मा का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और दो धातु को छोड़कर बाकी जितना भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, सभी विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। घनत्व। धातु का जो घनत्व होता है या तो उसका गलनांक होता है, वह बहुत अधिक होता है। धातु का घनत्व और गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक ना। देखना, धातु को अगर अपने हाथ से छूते हैं तो इतना ना कठोर होता है। वह कठोर इसलिए होता है क्योंकि धातु का जो कण होता है वह एक दूसरे से सटे होते हैं, एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। उसमें जो कण का जो स्थिति होता है बहुत नजदीक नजदीक एक दूसरे से सटे होते हैं। ठीक ना। इसलिए वह कठोर हो जाते हैं और उसका घनत्व अधिक हो जाता है। अगर हम उसको ताप देकर उसको गलाते हैं, द्रव के रूप में चेंज करते हैं, तो उसको बहुत अधिक ताप देना पड़ता है। ठीक ना। इसलिए धातु का गलनांक भी अधिक होता है। उसको हम लोग अगर गलाएंगे तो वह लगभग बहुत ज़्यादा 1500, 2000 या तो 1000 से 2000 के बीच में वह गलती है। ठीक ना, द्रव के रूप में चेंज होती है। इसलिए धातुओं का घनत्व और गलनांक दोनों अधिक होते हैं, क्योंकि वह ठोस होते हैं और उसको गलाते हैं तो बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन अपवाद के तौर पर सोडियम और पोटेशियम, ठीक ना, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि हम उसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि वह मुलायम होते हैं। बाकी सब धातुएं तो कठोर होती है ना, इसलिए उसका घनत्व ऊंच, गलनांक भी ऊंच यानी अधिक होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि वह मुलायम होता है, इसलिए उसका घनत्व भी कम हो जाती है, नीच हो जाती है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ना है धातु के भौतिक गुणधर्म, यानी कि वही अभी इससे पहले जो पढ़े वही 2 और इसमें बाकी है। ठीक ना। चलिए देखते हैं। धातु का जो गुणधर्म होती है, अगला नंबर, वह होती है ध्वनिक। यहाँ पर ध्वनिक का अर्थ होता है यानी कि आवाज। ठीक ना। जैसे हम लोग ध्वनि कहते हैं ना आवाज को, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है ध्वनिक। यहाँ पर कह रही है धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। ठीक ना। यहाँ कह रही है यानी कि किसी भी धातु को अगर हम हथौड़े से पीटते हैं या उसमें मारते हैं ना, तो उस धातु में आवाज उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आवाज उत्पन्न होती है। ठीक ना। तो किसी भी, चाहे वह कोई भी धातु हो, ज्यादातर अगर हम उसको पीटेंगे ना
तो उसमें से आवाज उत्पन्न होती है, ठीक ना। उसी को हम लोग बोलते हैं, धातु के इसी गुण धर्म को हम लोग बोलते हैं धातु यानी कि धात्विक ध्वनि। क्या बोलते हैं? धात्विक ध्वनि, ठीक ना। तो धातु में एक विशेष प्रकार की अगर उससे हम पीटते हैं ना तो उसमें आवाज उत्पन्न होती है, उसी गुण को हम लोग बोलते हैं धात्विक ध्वनि। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्साइड, अगला नंबर है ऑक्साइड। कहता है धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई धातु लेते हैं, ठीक ना, जैसे लोहा लिए Fe, जिसको हम लोग फेरम भी बोलते हैं। लोहा का सूत्र होता है Fe, ठीक ना। Fe में अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, ठीक ना, FeO2, ठीक ना, तो यहाँ जो लोहा है, आयरन है, ठीक ना, आयरन के साथ ऑक्सीजन को लगाते हैं ना तो वह बनाती है आयरन ऑक्साइड यानी फेरम ऑक्साइड, ठीक ना। तो वह अगर किसी भी धातु के साथ अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं ना तो वह ऑक्साइड बनाता है, यानी कि धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक ना। इसलिए यहां पर कह रही है धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है, यानी कि वह उसका जो पीएच मान होगा ना वह 7 से उसका अधिक होगा, क्योंकि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक ना। तो उसका स्वाद भी कैसा हो जाएगा? यानी कि तीखा हो जाएगा ना, क्योंकि वह क्षारक प्रवृत्ति का होता है। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है कैसी प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय या क्षारीय? वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक ना। तो जितना भी धातु लेंगे अगर उसको हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो वह बनती है ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड। और उसका प्रवृत्ति कैसा होगा? तो उसका प्रवृत्ति होगा क्षारक, यानी कि तीखा, और उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं धातु को, यानी कि धातु को तो अभी पढ़े हैं ना, लेकिन आगे देखते हैं अधातु के बारे में। किसके बारे में? अधातु के बारे में, ठीक ना। अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में अब पढ़ते हैं, अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। अब अधातुओं के गुणों के बारे में देखते हैं कि अधातु कैसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। आइए अब पहला नंबर देखते हैं चमक, ठीक ना। यहां पर कह रहा है अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, ठीक ना। जैसे कि कार्बन को देखे होंगे, ठीक ना। कोयला चमकदार होती है? नहीं होती है, नहीं ना होती है। इसलिए यहां पर कहता है अधातु की सतह चमकदार होती है। धातु, इससे पहले धातु को देखे थे तो उसमें था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, क्योंकि सभी धातु चमकदार थी, ठीक ना, लगभग। लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती है, जैसे कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये जितना भी धातुएं हैं वह चमकदार नहीं होती है। तो धातुओं का गुण होता है कि वह चमकदार नहीं होती है। लेकिन अपवाद के तौर पर आयोडीन एक ऐसा अधातु है। आयोडीन का सूत्र होता है आई, ठीक ना। आयोडीन का सूत्र क्या होता है? आई। आयोडीन अधातु होते हुए भी वह चमकदार होती है। सभी अधातुएं का गुण होती है कि वह चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद के तौर पर एक ऐसा अधातु है जिसका नाम है आयोडीन और उसका रासायनिक सूत्र होता है आई, वह चमकदार होती है। तो एग्जाम में पूछेगा कौन ऐसा अधातु है जो चमकदार होती है, तो बताना आयोडीन, जिसका सूत्र होता है रासायनिक आई, ठीक ना। आगे चलते हैं अधातु के अगला गुणधर्म में, कठोरता, ठीक ना। कहता है अधातु कठोर नहीं होते हैं। इससे पहले देखे थे धातु कठोर होते हैं,
उसमें सोना चांदी लोहा जितना भी था सब कठोर था, लेकिन अधातु कठोर नहीं होते हैं। जैसे कोयला, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, जितना भी अधातुएं है वह, यानी कि जो भी हो, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन ले लेते हैं, ठीक ना, या तो कोई ऐसे ऐसे कुछ आयोडीन ले लेते हैं, यह सब धातुएं, अधातु कह रहे हैं कि अधातुएं कठोर नहीं होते हैं। जैसे कोयला, कोयला कठोर नहीं होता है। उसको अगर हम किसी हथौड़े से या तो पत्थर से उसमें अगर उसको हम पीटते हैं तो वह चकनाचूर हो जाती है, भंगूर हो जाती है। चकनाचूर या उसको भंगूर भी कहते हैं, ठीक ना। इसलिए वह अधातुएं कठोर नहीं होते हैं, क्योंकि वह उसको पीटने पर वह पत्थर नहीं बनता है, वह चकनाचूर हो जाता है। तो अधातुएं क्या होती है, वह होती है कठोर नहीं होती है, जैसे कोयला, ऑक्सीजन। लेकिन अपवाद के तौर पर, अपवाद के तौर पर हम हीरा को लेते हैं, ठीक ना। किसको लेते हैं, हीरा को। हीरा ऐसे तो तत्व नहीं है, लेकिन वह कार्बन के अपर रूप है, और कार्बन तो तत्व ही नहीं है, और कार्बन एक अधातु है, और कार्बन के यहाँ अपर रूप है हीरा। और हीरा अधातु होते हुए भी वह कठोर होते हैं। इसलिए पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है हीरा को। अगर एग्जाम में पूछेगा कौन ऐसा, या तो पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखे, तो बताना हीरा। क्या बताएगा लोग, हीरा, ठीक ना। तो पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कार्बन के कुछ और अपरूप होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ठीक ना, हीरा, ग्रेफाइट, और एक और होता है फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, यह सब कार्बन के अपर रूप है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर में है रूप या अवस्था, ठीक ना। अधातु जो होती है कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक ना। इससे पहले धातु जो था वह ज्यादातर ठोस की अवस्था में था, तो धातुएं ठोस की अवस्था में होती है, लेकिन अधातु जो होती है, अभी जो पढ़ रहे हैं, अधातुएं ज्यादातर गैस की अवस्था में होती है। कुछ ऐसा अधातु है जो कुछ ठोस की अवस्था में होती है, लेकिन अधातुएं ज्यादातर गैस की अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, गैस की अवस्था में। लेकिन अपवाद के तौर पर ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना। जैसे इससे पहले पढ़े थे कौन ऐसा धातु है ना, कौन ऐसा धातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर, तो उसको पढ़े थे Hg, यानी कि पारा को ना, मरकरी को, पारा को। लेकिन पूछेगा एग्जाम में कौन ऐसा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, तो बताना ब्रोमीन। क्या बताएगा लो, ब्रोमीन, ठीक ना। और कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है, तो वह है पारा या मरकरी, ठीक है। लेकिन कौन ऐसा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, वह है ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन का सूत्र होता है Br, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अघात वर्धनीयता, अगला नंबर में है अघात वर्धनीयता, ठीक है। अधातु अघात वर्धनीय नहीं होते हैं, ठीक ना। अगर अधातु को हम किसी हथौड़े से पीटेंगे तो उसका पत्थर नहीं बनेगा, उसका पत्थर नहीं बनेगा। धातु का तो पत्थर बन जाती है, क्योंकि वह अघात वर्धनीय होते हैं, लेकिन अधातु अघात वर्धनीय नहीं होते हैं, क्योंकि उसको हम हथौड़े से पीटेंगे तो वह उसका पत्थर या चादरें नहीं बनेगी, वह चकनाचूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चकनाचूर या भंगूर हो जाएगी, ठीक ना। तो धातुएं अघात वर्धनीय नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले पढ़े थे धातुओं के या तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़े थे, भौतिक गुणधर्म। लेकिन अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
तो रसायन में तो जानबे करते हैं कि ज़्यादातर रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और उसके सूत्रों के रूप में सजाते हैं, तो वह सब रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। आइए, यहाँ पर 1 नंबर में कह रहा है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। यानी कि जितना भी धातुएं है, लोहा, सोना, चांदी, जितना भी धातुएं है लगभग, तांबा, एल्युमिनियम, सभी धातु को अगर हम वायु से यानी कि हवा से अभिक्रिया चलिए कराते हैं। ठीक ना। कहता है यहाँ पर धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक ना। कभी भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी ना तो बनाएगी धातु ऑक्साइड। अभी बताए थे इससे पहले अभी तुरंत कि कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से, ठीक ना, क्रिया करेगी तो वह ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड। और दोनों जब क्रिया कर दिया धातु और ऑक्सीजन तो वह बना दिया धातु ऑक्साइड। ठीक ना। आगे देखते हैं, जैसे एक धातु लेते हैं कॉपर, Cu, कॉपर का मतलब होता है तांबा। ठीक ना। एक धातु लेते हैं तांबा, Cu कॉपर। ठीक है। उसको हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। तो देखते हैं वहां बना दिया CuO, कॉपर ऑक्साइड बना दिया ना, कॉपर ऑक्साइड। तभी बोले थे धातु कभी भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वह बनाएगी ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड। आगे देखते हैं, एक एल्युमिनियम धातु लेते हैं और उस एल्युमिनियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो वह बनाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो भी ऑक्साइड बना दी। तो जितना भी धातुएं होती है वह ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बनाएगी यानी कि धातु ऑक्साइड। वह ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है इसलिए वह ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ना है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। यानी जितना भी धातुएं होती है ना, बहुत से ऐसे धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, लेकिन कुछ धातुओं का प्रवृत्ति जो क्रिया करने का जो स्रोत होती है या तो तरीका होती है वह अलग अलग होती है। ठीक ना। देखते हैं पहला नंबर। पहला नंबर में है सोडियम। सोडियम जो कि धातु होते हैं ना, और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम यहाँ तो बहुत क्रियाशील धातु होती है। सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में छुपा कर रखते हैं, उसके क्रियता के चलते, सक्रियता के चलते। वह इतना ना क्रियाशील होती है जिसके चलते वह ऑक्सीजन से क्रिया करती है ना तो उसमें आग लग जाती है। ठीक ना। इसलिए उसको हम केरोसिन तेल में डुबो कर या छुपा कर रखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का सूत्र Na, पोटेशियम का सूत्र K। अगर वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं जिसे रोकने के लिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। देख रहे हैं ना। यानी कि सोडियम को और पोटेशियम को वह इतना न क्रियाशील धातु होता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वह तुरंत आग पकड़ लेगा, यानी आग लग जाएगा। इसलिए उसको हम कहाँ छुपा कर रखते हैं? केरोसिन तेल में, ताकि वह ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, ऑक्सीजन से क्रिया ना करे और उसमें आग ना लगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगला नंबर है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। सीसा का सूत्र होता है Pb, जिसको हम लेड भी कहते हैं। Pb, जिसको हम सीसा कहते हैं या तो लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड। ठीक ना। तो एग्जाम में पूछेगा सीसा का सूत्र क्या है, लेड का सूत्र क्या है, तो Pb। मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn। अगर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और लेड का क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ, तो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। कैसे अभिक्रिया करते हैं? धीरे धीरे। वह धीरे धीरे अभिक्रिया करेगी, वह तेजी में नहीं करेगी, गति में नहीं करेगी।
और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को और जिंक को और पीबी को अगर वायु में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे ना, तो उसके सतह पर, मैग्नीशियम के सतह पर, एल्युमिनियम के सतह पर, जिंक के सतह पर, इन सभी धातुओं के सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। ऊपर ऊपर की तरफ क्या चढ़ जाती है? परत। और वहाँ परत कहलाती है ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया किया और वहाँ धात्विक ऑक्साइड बनाती है उसकी परत। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। Fe जो फेरम होता है, लोहा होता है, ठीक ना, आयरन का सूत्र होता है Fe। वहाँ वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि हवा में अगर उसको हम गर्म करेंगे ना, लोहा को हवा में गर्म करेंगे तो वह क्रिया नहीं करेगा। लेकिन लौह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। अगर लोहे का, आयरन का अगर छोटे छोटे उसको हम पीस देंगे, उसका चूर्ण बना देंगे, ठीक ना, तब जाके वहाँ अगर वायु से वहाँ क्रिया करता है, वायु में उसको जलाते हैं ना हवा में, तो वहाँ जलने लगता है। लेकिन ऐसे वहाँ ठोस अवस्था में हो, वहाँ यानी कि एकदम बंधा हुआ, तो वहाँ इकट्ठा हो, तो वहाँ गर्म यानी वायु में गर्म करने पर उसको हम अभिक्रिया यानी हवा से अभिक्रिया नहीं करता, ठीक ना। लेकिन उसका हम चूर्ण बना देंगे, पीस देंगे, तो वहाँ तेजी से जलने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। कॉपर पर Cu, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। जो तांबा होती है ना, तांबा को अगर हम वायु से ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो CuO बनाती है, लेकिन तांबे के ऊपरी परत पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। किस रंग की? काले रंग की। कॉपर के ऊपरी परत पर अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे ना, तो ऊपरी परत पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी। अगला देखते हैं। Ag यानी कि जो चांदी का सूत्र होता है, चांदी का सूत्र Ag, सोना का सूत्र Au। चांदी और सोना को वायु के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक ना। वह कभी भी अगर हवा से यानी कि ऑक्सीजन से, चाहे कोई भी हवा हो ना, अगर उससे हम क्रिया कराएंगे ना ऑक्सीजन से, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। क्योंकि हम इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सोना और चांदी का आभूषण बनता है। वह न नमी से यानी न पानी से, न वह हवा से क्रिया करता है, जिसके चलते वह संक्षारण से बचे रहते हैं। उसमें जंग नहीं लगता है और वह संक्षारण से बचे रहते हैं। तो सोना और चांदी वायु से क्रिया नहीं करता है, जिससे उसमें संक्षारण नहीं लगता है और जंग से बचे रहते हैं, इसलिए उसका प्रयोग होता है आभूषण के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब दो होता है, आप तो जानबे करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि इसमें दो धातु के पास जो होते हैं ना, दो गुण होते हैं, अम्ल से भी क्रिया करने का और क्षारक से भी। अम्ल और क्षारक से ना, धातुओं के पास गुण होती है अम्ल और क्षारक से, दोनों से अभिक्रिया करने का, इसलिए उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कहता है वे धातु जो ऑक्साइड यानी कि अम्ल और क्षारक से दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल और लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल और लवण। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया किया है, वहाँ जब उसका क्रिया कराते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अभी धातु ऑक्साइड का क्रिया करा रहे हैं अम्ल से, तो वहाँ बना दिया एल्युमिनियम क्लोराइड और अंत में जल बना दिया। यानी कि यहाँ जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ लवण बना दिया, AlCl3 लवण है और H2O जल है। तो कभी भी धातुओं के ऑक्साइड से जल से कह रहे हैं कि अम्ल से क्रिया कराएंगे तो वहाँ लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है। और देखिए दूसरी नंबर में एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लग गया, इसका मतलब हो गया यहाँ क्षारक है, भस्म है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया अगर हम
यहाँ पर धातुई ऑक्साइड यानी कि धातुई सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे ना, तो वहाँ बनाती है यहाँ पर NaAlO2, जिसका प्रवृत्ति होती है यहाँ पर लवण, यानी कि यहाँ लवण बनाती है और जल बनाती है। यहाँ नमकीन होती है और यहाँ जल है। तो धातुई ऑक्साइड की क्रिया कभी भी हम चाहे अम्ल से चाहे क्षारक से क्रिया कराएंगे तो वहाँ जब भी बनेगा वहाँ बनेगा लवण और जल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वहीं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म अगला है, 2 नंबर में है जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया इससे पहले कराए थे हम अम्ल और क्षारक के साथ, अब करा रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया धातु का ना। देखिए जब धातु का अभिक्रिया जल के साथ होता है तो देखिए क्या क्या बनाता है। धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस में अंत में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया किया, ठीक है, तो बना दिया धातु हाइड्रोक्साइड। धातु का जो ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन वाला, वहाँ क्रिया करेगा जल से तो वहाँ बनाएगा धातु हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण, सोडियम जल से क्रिया किया तो यहाँ पर बना दिया NaOH, बना दिया ना NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पर जैसे कि लिखा था हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक ना। तो कभी भी धातु क्या अभिक्रिया जल के साथ करेंगे तो वह बनाएगा हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि धातु हो गया Na और OH हो गया हाइड्रो ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और अंत में देखो देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त भी कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही कैल्शियम की अभिक्रिया जल से कराए तो यहाँ पर भी बना दिया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और अंत में जल मुक्त कर दिया। जल कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर अंत में देखते हैं लोहा, लोहा का अभिक्रिया कराए हैं जल के साथ तो वो भी बना दिया यहाँ पर फेरम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, और अंत में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया, ठीक ना। एक बात ध्यान रखिएगा, शायद इसको नहीं समझे होंगे कि कोई भी अगर ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा, क्रियाशील धातु जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक ना, यह सब अभिक्रियाशील धातु है, बहुत क्रियाशील होते हैं, वहाँ किसी से तुरंत अभिक्रिया कर जाता है, ठीक ना। तो जितना भी क्रियाशील धातु होगा, जितना भी क्रियाशील धातु होगा वहाँ जब क्रिया करेगा ना तो वहाँ बनाएगा OH, क्या बनाएगा OH, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक ना। लेकिन जो क्रियाशील धातु नहीं होंगे जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ठीक ना, यानी तांबा, ये सब जो क्रियाशील उतना नहीं होते हैं, वहाँ अगर वहाँ जल के साथ क्रिया करेगा तो वहाँ बनाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H बनाएगा। क्या बनाएगा H बनाएगा, ठीक ना। क्या बनाएगा H बनाएगा, ठीक ना। तो ज्यादा क्रियाशील धातु वहाँ OH बनाएगा और कम क्रियाशील धातु H बनाएगा। जैसा कि देखिए लोहा है यहाँ पर, ठीक ना, लोहा जब जल के साथ क्रिया किया तो यहाँ पर O बनाया, देखिए, यानी कि O बनाया यानी ऑक्सीजन बनाया। तो ज़्यादा क्रियाशील धातु बना रहे थे OH और कम क्रियाशील धातु बनाएगा O। यहाँ पर H का दिए O बनाएगा, क्या बनाएगा O बनाएगा, ठीक ना। और अंत में कौन गैस मुक्त करेगा हाइड्रोजन, ठीक ना। तो ज़्यादा क्रियाशील धातु O बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ज़्यादा क्रियाशील धातु क्या बनाएगा OH और कम क्रियाशील धातु O बनाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करेगी ना, इससे पहले देखे थे अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया, उसके बाद देखें
जल के साथ अभिक्रिया ना, अभी भी देखना है। 1 नंबर में देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो बहुत क्रियाशील धातु होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो क्रियाशील धातु होती है, उसे हम अगर क्रिया कराते हैं जल से ना, तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। वह ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैसे पानी के साथ? ठंडे। और एल्युमिनियम, लोहा और जिंक जो कम क्रियाशील होते हैं, वह जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? जल वाष्प। जो पानी होते हैं वाष्प के रूप में, गैस के रूप में, वह पानी के साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम, फेरम और जिंक। और मैग्नीशियम होता है जो बहुत क्रियाशील होता है, वो भी वह क्रिया करता है गर्म जल के साथ। कैसे जल के साथ? गर्म जल के साथ, ठीक ना। और कैल्शियम जो होता है और मैग्नीशियम जो होता है, अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। जब वह जल से क्रिया करेगी ना, तो जल का जो ऊपरी सतह होता है वह ऊपरी सतह पर आ जाती है, जैसे बुलबुले के साथ, ठीक ना, बबल्स के साथ। क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले CaMg की सतह पर चिपक जाते हैं। अब देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मान लीजिए कि जल के साथ क्रिया किया H2O के साथ, कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर जल के साथ H2O जल के साथ अभिक्रिया किया, तो उसमें से जो हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है ना, वह जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, वह हल्का गैस तो होती है, वह क्या करती है कि पानी के बुलबुले के साथ वह ऊपरी सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पर आ जाती है, क्योंकि उसमें उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं AU, AG, CU, PP, ठीक ना। सोना, चांदी, कॉपर और PB यानी कि इसको बोलते हैं सीसा, लेड, ठीक ना। तो एल्युमिनियम का रहे, सोना का, चांदी का, कॉपर और सीसा का अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना। तो सोना, चांदी, कॉपर यानी तांबा और सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए सोना का प्रयोग होता है आभूषण के रूप में, क्योंकि वह क्रिया नहीं करता, उसमें जंग नहीं लगता। चांदी का प्रयोग होता है आभूषण के रूप में, उसमें भी जंग नहीं लगता। और तांबा भी चमकीला होता है, वो भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और शीशा जो होता है, उसमें भी बहुत से मकानों में शीशा का प्रयोग होता है, ताकि बरसात के दिनों में या तो कहीं भी पानी से उसको हम पोंछे, यानी कि साफ करें, पोंछे, ठीक ना। तो साफ करने पर पानी से उससे क्रिया ना करे और उसमें शीशा में जंग ना लगे। इसलिए क्योंकि यह सोना, चांदी, कॉपर और शीशा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता और जंग इसमें नहीं लगता। चलिए आगे देखते हैं। धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु कह रहे हैं, हाँ वही, धातु के रासायनिक गुणधर्म। 3 नंबर में देखिए, धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम करा रहे हैं धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ। यहाँ पर देखिए उदाहरण में, यहाँ पर है धातु का अभिक्रिया करा है तनु अम्ल से, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अगर धातु का अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से कराते हैं तो वह बनाता है लौह और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए उदाहरण में, Fe लोहा का क्रिया कराए हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो अम्ल हो गया। तो धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराए हैं तो यहाँ पर बना दिया आयरन क्लोराइड और अंत में फिर जल बना दिया, ठीक है। तो कभी भी धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण और अंत में हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि यहाँ पर बना दिया आयरन क्लोराइड, क्या बना दिया? आयरन क्लोराइड और अंत में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी देखिए एल्युमिनियम जो धातु है और HCl हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया किया तो वहाँ बना दिया एल्युमिनियम क्लोराइड और अंत में फिर हाइड्रोजन गैस बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, वही है रासायनिक गुणधर्म। चलिए देखते हैं। 3 नंबर में है धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, फिर अम्ल के साथ है ना, इसको तो देखें अभी ना। चलिए अगला देखते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। 4 नंबर
धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर धातु एगो धातु ए लिए हैं और एगो जो लिए हैं लवणीय विलयन है, यानी कि उसमें एगो विलयन है धातु में और उसमें बी धातु मतलब बी है और उस विलयन में क्या है कि नमक है। क्या है उस विलयन में? नमक है। ठीक ना, तो वहाँ क्या क्या बनाएगी? लवण विलयन ए और धातु बी बनाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में एगो धातु लोहा ले लिए आयरन, दूसरा कॉपर सल्फेट ले लिए। ठीक ना, उसको हम दोनों को लोहा और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर बना दिया आयरन सल्फेट और अंत में कॉपर बनाया। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है जैसे कि लोहा और कॉपर, लोहा और कॉपर में, ठीक ना, लोहा और कॉपर में दोनों में क्रियाशील सबसे ज़्यादा है लोहा। कौन है क्रियाशील? लोहा। और कॉपर जो है कम क्रियाशील है, इसलिए लोहा यहाँ पर देखिए लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया और बना दिया आयरन सल्फेट। तो क्योंकि लोहा जो होता है Fe जो होता है वह बहुत क्रियाशील होता है, यानी कॉपर के तुलना में, और कॉपर कम क्रियाशील होता है, जिसके चलते वह आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग विस्थापित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पढ़ना है सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जो बहुत वीवीआई होते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। कहता है आखिर धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? तो कहता है वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा गया है वह सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कि एक सारणी लेंगे, ठीक ना, वो भी धातुओं का सारणी होगा। अगर उसको हम क्रम बाई ऊपर, यानी ऊपर जैसे कि इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे त्रिभुजाकार, ऊपर चौड़ा नीचे पतला, त्रिभुजाकार। अगर ऊपर चौड़ा है इसका मतलब हो गया कि यहाँ ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे पतला होती जा रही है, इसका मतलब नीचे का जो धातुएं हैं वह कम क्रियाशील है। ठीक ना, तो जो धातु ऊपर है जैसे कि यहाँ पर लिखा है अधिक क्रियाशील, बीच में मध्यम क्रियाशील और नीचे लिखा है कम क्रियाशील। तो ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक ना, तो यहाँ 4 गो धातु है वह बहुत क्रियाशील होता है, वह किसी भी पदार्थ से वह जल्दी क्रियाशील यानी क्रिया कर जाता है, जिसके चलते उसको बोलते हैं अधिक क्रियाशील। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील धातु है। ठीक ना, यानी अधिक क्रियाशील धातु है। लेकिन मध्यम क्रियाशील में आते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ठीक है, और पीबी और हाइड्रोजन, यह सब धातु मध्यम क्रियाशील में आते हैं। वह क्रिया तो करता है लेकिन बहुत कम, इसलिए मध्यम क्रियाशील में आते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक यानी कि जस्ता भी बोलते हैं उसको, आयरन हो गया जिसको लोहा बोलते हैं, लेड हो गया जिसको सीसा बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक ना, यह सब जो धातु है वह मध्यम क्रियाशील होता है। यह किसी भी पदार्थ से क्रिया करता है, बहुत कम करता है। लेकिन कम क्रियाशील में आते हैं ये सब कॉपर, मरकरी या पारा, Ag सिल्वर, Au गोल्ड यानी सोना। ठीक ना, तो कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर चांदी यानी कि Ag, और Au सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, यह कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि ना के बराबर, किसी भी पदार्थ से जल्दी क्रिया नहीं करते हैं। ठीक ना, इसलिए उसको रखा गया है सारणी में कम क्रियाशील में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कौन ऐसा धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, तो बताना पोटेशियम जिसका रासायनिक सूत्र होता है K, उसके बाद सोडियम होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na, उसके बाद कैल्शियम होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ca, उसके बाद मैग्नीशियम जिसका रासायनिक सूत्र होता है Mg, उसके बाद तो बहुत कम क्रियाशील धातु होते हैं एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, सोना। ठीक ना। अगर पूछेगा एग्जाम में कौन ऐसा धातु है जो सबसे कम क्रियाशील होता है, तो सोना, जिसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र Au, जिसको हम लोग गोल्ड भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया 2 ऐसे धातुओं के नाम लिखे जो सबसे कम क्रियाशील होते हैं, तो 2 लिखना, सोना और चांदी, यानी Au और Ag। और सबसे अधिक क्रियाशील लिखना पोटेशियम और सोडियम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है K और Na। चलिए आगे चलते हैं, यही है सक्रियता श्रेणी। आगे देखते हैं धातुओं की और अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु और अधातु अभिक्रिया से, यानी अभिक्रिया करती है तो क्या क्या बनाती है ना। धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में है तत्वों को अभिक्रियाशीलता, संयोजकता, कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर धातु और अधातु अभिक्रिया तो करती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार करती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार करती है। क्योंकि धातु जब अधातु से क्रिया करेगी तो वह, यानी कि धातु वह अपने अधातु को क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक ना। धातु अगर अधातु को इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक ना, तो यहाँ धातु बनाती है प्लस। क्या बनाती है? प्लस। क्योंकि धातु अपने साथी अधातु को इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो वहाँ प्लस बना दिया। लेकिन अधातु अगर अपने साथी धातु से इलेक्ट्रॉन को लिया ना, तो अधातु बनाती है माइनस। धातु बना दिया प्लस और अधातु बना दिया माइनस, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है लेकिन अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो जो त्याग किया वह प्लस और जो लिया यानी कि ग्रहण किया वह माइनस। तो धातु देती है, त्याग करती है तो वह प्लस बनाती है, लेकिन अधातु लेती है धातु से तो इसलिए वह बनाती है माइनस। जो इलेक्ट्रॉन देगा वह प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह माइनस। दूसरा नंबर चलते हैं, कहता है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। देखिए, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, यानी कि कोई भी धातु और अधातु संयोजकता अपने आप को माने पूर्ण करेगी। किसी के पास कमी है, किसी के पास ज्यादा है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं संयोजकता। संयोग करता है, धातु अधातु से संयोग करता है, तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन को देता है तो कोई लेता है। देने वाले को त्यागकर्ता कहते हैं, लेने वाले को ग्रहणकर्ता कहते हैं। तो धातु त्याग करती है यानी धातु देती है और अधातु लेती है। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो वह धनायन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन किया था? धातु। तो धातु हमेशा धनायन बनाएगी, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को हमेशा दूसरों को देता है, अधातु को देता है, त्याग करता है, इसलिए वो धनायन हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं अधातु। अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है अधातु जो है जब धातु से संयोजकता बंधन बनाती है, ठीक ना, सह संयोजक बंधन जब अधातु बनाएगी धातु से, तो इलेक्ट्रॉन को लेती है, ग्रहण करती है धातु से, ठीक ना। तो धातु से इलेक्ट्रॉन को लेती है, ग्रहण करती है, तो क्या बनाएगी? ऋणायन बनाएगी। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान यानी कि देना, लेन देन से बनेगी ना, तो उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे धातु किसी को यानी अधातु को दिया और अधातु धातु से लिया, तो आदान प्रदान हो गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन एगो दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन एगो ले रहा है, और उसी इलेक्ट्रॉन में जो प्लस माइनस होते हैं आयन, धनायन और ऋणायन, जब देती है इलेक्ट्रॉन को तो वह धातु बनाती है धन आयन, और लेती है अधातु तो वह बनाती है ऋणायन। और उसी सह संयोजक बंधन को आयनों का आदान प्रदान को धन यानी कि वहां पर जो धन आयन और
ऋणायन है उसका आदान प्रदान होता है ना, उसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। एगो एगो आयन को दिया, एगो आयन को लिया, ठीक है, यानी कि जो दिया वह धनायन बनाया, जो लिया वह ऋणायन बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए कि यहाँ पर उदाहरण कुछ दिया है। NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण। आखिर सोडियम क्लोराइड जो बनती है वह कैसे बनती है, ठीक ना, देखते हैं। NaCl यहाँ पर देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, 281, ठीक ना। और कैल्शियम का है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287, ठीक ना। तो इसमें देखिए सोडियम का 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो जो धातुएं और अधातुएं होती है ना, वह अष्टक नियम का पालन करते हुए वह अपना 8 गो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पूरा करती है, ठीक ना। तो इसमें देखिए अगर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है ना वह 1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है 72 कक्षा में वह 7 है, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को हम 7 गो यहाँ पर डॉट लाइन से दिखा दिए हैं और सोडियम का एगो यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सोडियम और क्लोरीन जब यहाँ सहसंयोजक बंधन बनाया तो सोडियम जो धातु है वह 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया क्लोरीन को, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया। सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दिया क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको अष्टक पूरा करने के लिए एक और चाहिए तब ना 8 गो होगा, तो वहाँ 1 गो दे दिया तो क्लोरीन 8 को बना दिया, ठीक है। तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया और इसके पास 1 एक्स्ट्रा था तो ये भी इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक ना। तो 1 दे दिया तो यहाँ बना दिया क्लोरीन, यानी अष्टक पूरा करके 1 लिया तो यहाँ ऋणायन बना दिया और सोडियम 1 दिया त्याग किया तो हम धनायन बना दिया, ठीक है। तो जो धातु देते हैं त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो धनायन, और अधातु जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो वहाँ ऋणायन। इसमें सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ना है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक के गुणधर्म। जो धनायन और ऋणायन होते हैं ना उसका गुणधर्म के बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं भौतिक प्रकृति। जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका भौतिक प्रकृति क्या होते हैं ना, कोई भी धातु या तो अधातु अगर मान लीजिए कि वहाँ प्लस बना रही है, ठीक ना, Na जैसे धातु है प्लस बनाएगी, Cl जो अधातु है वहाँ माइनस बनाएगी, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो प्लस बनाया, क्लोरीन सोडियम से लिया 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ माइनस बनाया, ठीक है। तो उसका भौतिक प्रकृति के बारे में देखते हैं। कोई भी अगर धातु या धातु अगर प्लस माइनस बनाएगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तो उसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है। तो आयनिक यौगिक के बारे में देखते हैं सोडियम और क्लोरीन के बारे में, ठीक है। कहता है भौतिक प्रकृति, यहाँ ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं, ठीक है। यहाँ ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं, यानी कि ठोस तो समझ ही रहे हो, और कठोर तो यानी कि बहुत गठन होता है उसमें, ताकतवर होता है, कठोर होता है, ठीक ना। और भंगुर का मतलब होता है यानी कि वहाँ चकनाचूर हो जाएगी, ठीक ना, उसे हम भंगुर कहते हैं। तो यहाँ आयनिक यौगिकों का गुणधर्म होता है। कोई तत्व जो होते हैं धातु या धातु उसमें से कुछ कठोर होते हैं तो कुछ भंगुर भी हो जाते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है यानी उच्च होता है, ठीक ना। आयनिक यौगिकों का गलनांक, गलना, क्वथनांक खौलना। अगर कोई गलता है तो गलनांक कहलाता है, कोई खौलता है ताप में
जितना भी डिग्री तापमान हो उसका एक निश्चित सीमा होता है और उसका गलनांक भी निश्चित होता है। कोई जल्दी गलने लगता है तो कोई ज़्यादा तापमान पर गलता है, कोई जल्दी खौलने लगता है तो कोई ज़्यादा तापमान पर खौलता है। तो अधातु कह रहे हैं कि आयनिक यौगिकों के जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं वह अधिक होते हैं। ठीक है, वह जल्दी गलबो नहीं करेगा और जल्दी खौलेगा भी नहीं। अगला नंबर देखते हैं घुलनशीलता। कहते हैं यहाँ पर जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल किरोसिन में अघुलनशील होते हैं। देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं ना वह जल में घुल जाते हैं। कहाँ घुलते हैं? जल में। लेकिन पेट्रोल और किरोसिन तेल में वह अघुलनशील होते हैं। जल में घुल जाएंगे लेकिन पेट्रोल और किरोसिन तेल में नहीं घुलेंगे क्योंकि वह अघुलनशील होता है। जल में घुलनशील और किरोसिन तेल में और पेट्रोल में अघुलनशील। चलिए आगे देखते हैं विद्युत की चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। यानी कि यहाँ पर कह रहा है अगर ना आयनिक यौगिकों को अगर जल में रहेगी ना, जलीय विलयन के रूप में रहेगी अगर जल में, तो वह उसमें विद्युत का चालन कर सकता है। यानी कि जल में किसी को करंट लगेगा, जब वह जल में रहेगा जलीय रूप में विलयन के रूप में रहेगा तो उसमें करंट लग सकता है क्योंकि वह विद्युत का चालन कर सकता है। परंतु अगर ठोस में रहेगा ना, अगर आयनिक यौगिक ठोस में रहेगा ठोस के रूप में, तो उसमें विद्युत का चालन नहीं करेगा। यानी कि उसमें करंट नहीं आएगी क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का चालन नहीं करेगा। लेकिन जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन का चालन करेगा और उसमें करंट लगेगा। लेकिन ठोस अवस्था में वह विद्युत का चालन न करेगा न उसमें करंट लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी। धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी। खनिज, एक नंबर में कह रहा है खनिज। देखिए खनिज का यहाँ परिभाषा है पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जितने भी प्राकृतिक रूप से, समझिए कि उसको मनुष्य नहीं बनाया है, जो प्राकृतिक रूप से है पहले से ना, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। वह तत्व के रूप में रहेंगे या तो मिले हुए वह मिक्स के रूप में यौगिक के रूप में होंगे, तब जाकर हम उसको बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज, जो पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं। ठीक ना। दूसरा है अयस्क। वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी को सबसे पहले उसको खोदा जाए, ठीक ना, जहाँ पर मान लीजिए कि खनिज मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं, वहाँ पर अगर पृथ्वी को खोदते हैं, खदानों को खोदा जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले मिलते हैं अयस्क। ठीक ना। और उस अयस्क में सब क्या होते हैं कि बालू, मिट्टी, कंकर और बहुत से अशुद्धियाँ उसमें भरे रहते हैं। तो बालू, मिट्टी, कंकर और साथ में धातु सब मिले होते हैं। ठीक ना, सब मिले होते हैं। तो उसको तो हम लोग मान लीजिए कि कोई विधि से मान लो साफ करते हैं। ठीक ना। लेकिन अगर जिस क्या कहते हैं पदार्थ में, जिस पदार्थ में या तो जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक हो, जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक हो उसे हम अयस्क कहते हैं। और जिस खनिज में अगर धातु की मात्रा कम होती है उसे हम अयस्क नहीं कहेंगे। ठीक है। पृथ्वी में सबसे पहले खोदते हैं खदानों को तो खनिज मिलेगा। ठीक है। और उस खनिज में अगर धातु की मात्रा, जानते हैं कि उसमें धातु का जो परसेंटेज है वह ज़्यादा होगा ना, तो उसे हम अयस्क कहेंगे। लेकिन धातु की परसेंटेज उसमें कम होगा, ठीक ना, उसे हम अयस्क नहीं कहेंगे। ठीक ना। अब देखिए अगला नंबर है गैंग। गैंग का मतलब होता है खराबियाँ, अशुद्धियाँ। ठीक ना, खराबियाँ और अशुद्धियाँ। कहता है
पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गंग कहते हैं। देख रहे हैं ना, यानी कि पृथ्वी में जो खनिज होते हैं, निकालते हैं खनिज यानी खदानों से, तो उसमें जो मिट्टी होंगे, बालू होंगे, कंकर होंगे, ये सब अशुद्धियां होंगे ना, तो उन सभी अशुद्धि को हम लोग कहेंगे गंग, और जो शुद्धियां होगी उसे हम अयस्क। ठीक है, क्योंकि शुद्ध में उसमें धातु और अधातु सब होंगे शुद्ध में, लेकिन जो अशुद्ध होगा उसमें केवल होगा रेत, बालू और मिट्टी, ये सब आदि अशुद्धियां होगी। तो अशुद्धियां को गंग कहते हैं, अशुद्धियां को अयस्क कहते हैं। और अयस्क और गंग दोनों को मिलाकर अगर मिक्स करते हैं ना, तो होते हैं खनिज। तब पृथ्वी में सबसे पहले क्या निकलते हैं? खनिज, खदानों से। उसके बाद उस खनिज को देखते हैं, जो शुद्ध रूप में होगा, जिसमें हम जानेंगे कि धातु ज्यादा है, तो वह हो जाएगा अयस्क, और जिसमें धातु कम होगी वह अयस्क नहीं होगी, यानी कि वह सब गंग हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? गंग। गंग का मतलब होता है अशुद्धियां। चलिए आगे देखते हैं। अगला है धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातु हम प्राप्त करेंगे तो कौन कौन तरीके से प्राप्त करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। धातु को हम प्राप्त करेंगे तो कैसे कैसे प्राप्त करेंगे ना, देखिए। चरण 1, धातु को साफ करने का तरीका है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि धातु साफ होगी। 1 नंबर में कहता है चरण 1 में अयस्कों का शुद्धिकरण, यानी कि जो धातु यानी कि खनिज में जो बालू, मिट्टी, कंकर मिले हैं ना, सबसे पहले उसको क्या करेंगे कि कंकर, मिट्टी और बालू को हटाएंगे, ठीक ना। तो वहाँ अयस्क शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसमें से माटी को, कंकर को और बालू को हटा दिए हैं, ठीक ना। तो वहाँ शुद्ध हो गया। तो पहला चरण में माटी, बालू और कंकर को हटाएंगे, ठीक है। दूसरा चरण में यहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण। उसके बाद वह जो अयस्क है ना, जिसमें धातु अधिक मात्रा में है, गंग तो अलग हो गया है, अब बच गया है अयस्क। उस अयस्क में से क्या करेंगे कि धातु का सब निष्कर्षण करेंगे दूसरी चरण में, ठीक है, क्योंकि अयस्क में ज्यादा मात्रा में होती है धातुएं। और तीसरा चरण में कह रहा है धातुओं का परिष्करण, यानी कि जब धातु जब निकल गया ना अयस्क से, शुद्ध मात्रा अभी नहीं है, लेकिन फिर भी वह निकल गया है अयस्क से धातु, ठीक ना। तो उस धातु को क्या करेंगे कि वह उसको हम एकदम शुद्ध करेंगे और उसका परिष्करण करेंगे कि यहाँ कौन सा धातु है, सोना है कि चांदी है कि लोहा है कि एल्युमिनियम है, ठीक ना। क्योंकि धातुएं मिक्स अवस्था में होती है। कुछ ऐसा धातु होती है जो मिक्स अवस्था में नहीं होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, यहाँ स्वतंत्र होती है, यहाँ किसी धातु से क्रिया नहीं करती है या किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करती है। लेकिन जैसे बहुत से धातु है जो जल्दी क्रिया कर जाते हैं ना, वह मिक्स अवस्था में होती है, मिले हुए होते हैं यानी अशुद्धियों से। तो यहाँ पर तीसरा नंबर में करेंगे, धातुओं को वहाँ पर फ्रेश करके एकदम उसको हम पहचानेंगे, उसका परिष्करण करेंगे कि कौन सा धातु है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अयस्क और गंग दोनों मिले होते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज, ठीक है। अगर गंग को अलग कर देंगे तो वहाँ अयस्क हो जाएगा, और इस अयस्क में सबसे ज्यादा मात्रा में धातु होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चरण 1 में देखते हैं अयस्कों का शुद्धिकरण। 1 नंबर में सबसे पहले अयस्क को शुद्ध करेंगे, ठीक ना। अयस्क में यहाँ पर गंग है, जैसे कि दोनों मिलाकर खनिज बनते हैं, तो इस गंग को क्या करेंगे? अलग करेंगे। मिट्टी, बालू, कंकर को गंग कहते हैं, उसको अलग करेंगे, ठीक ना। तो वह शुद्ध अयस्क हो जाएगा। और उस शायद शुद्ध अयस्क को हम लोग क्या करेंगे? अनेक विधि द्वारा यहाँ किया जा सकता है, जैसे पानी से साफ। जो अयस्क होगा उसको हम क्या करेंगे कि पानी से भी साफ कर सकते हैं, और उसको हम घोल कर या तो उसको मिक्स करके उसको हम छानेंगे, ठीक ना। छान कर भी उसको अलग कर सकते हैं, यानी कि गंग को, बालू, मिट्टी, कंकर को, ठीक ना। और तीसरा कह रहा है रसायनों का उपयोग करके। जो भी मान लो कि दुकानों में, मार्केटों में जो रसायन आते हैं, उसको हम क्या करेंगे कि उसमें, उस अयस्क में, उस खनिज में डालेंगे तो उसमें से बालू, कंकर, मिट्टी होता है, वह अलग हो जाता है, तो उससे भी शुद्ध कर सकते हैं अयस्क को। चौथा नंबर है चुंबक।
जैसे कि मान लीजिए लोहा है जो चुंबक में सटते हैं, जो जो धातु अगर चुंबक में सटते हैं उसको हम इस विधि से, चुंबकीय विधि से हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे बालू मिट्टी कंकर है, उस वहाँ हम जानते हैं कि बालू मिट्टी कंकर चुंबक में नहीं सटते हैं, और बालू मिट्टी चुंबक में जो लोहे होंगे या तो जो भी चुंबक में सटने वाले धातु होंगे, क्या करेंगे कि वह मिक्स होता है, उसको उसके पास चुंबक को ले जाएंगे, और जो हमारा धातु होगा वह चुंबक में सट जाएगा, और जो गैंग होंगे बालू कंकर वो सब अलग हो जाएंगे, मिट्टी अलग हो जाएंगे, ठीक ना। तो चुंबकीय विधि से भी हम लोग धातु को प्राप्त कर सकते हैं, अयस्कों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा चरण है धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। उस अयस्क तो निकल गया है, अयस्क निकल गया है, अब हम उस अयस्क से धातु निकालते हैं, क्योंकि अयस्क में धातु सबसे ज्यादा परसेंट होता है, ठीक ना। यहां पर देखिए धातुओं का निष्कर्षण अब अयस्क से करेंगे। यहां पर देखिए स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते, यानी कि यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो अति अधिक क्रियाशील होते हैं ना, अधिक क्रियाशील होते हैं, वह स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, वह किसी न किसी रूप में गैंगों से या तो अशुद्धियों से मिक्स होते हैं, मिले होते हैं, वह स्वतंत्र अकेले नहीं मिलते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम जो होता है ना, वह शुद्ध रूप में, यानी कहने का अर्थ है अकेले नहीं रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वह ज्यादातर उसमें गैंग पाए जाते हैं, अशुद्धियां पाए जाते हैं, वह मिक्स होते हैं। लेकिन दूसरा जो बीच में है, जो मध्यम क्रियाशील, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होते हैं। यहाँ जो जैसे एल्युमिनियम, जिंक, यहाँ पर एल्युमिनियम, जिंक, फेरम और सीसा, यह सब जो होते हैं वह सल्फाइड के रूप में, यानी कि वह सल्फर, उसके एल्युमिनियम के साथ सल्फर मिले होते हैं, जिंक के साथ सल्फर, या तो इस सब के साथ जो मध्यम क्रियाशील होते हैं ना, इसमें सल्फर मिले होते हैं, या तो ऑक्सीजन मिले होते हैं, या तो कार्बन मिले होते हैं, ठीक ना। तो एल्युमिनियम, जिंक, फेरम और जो सीसा होता है ना, लेड, उसमें सल्फाइड मिले होते हैं, ऑक्साइड मिले होते हैं, ऑक्सीजन, और कार्बोनेट मिले होते हैं, यानी कार्बन मिले होते हैं। वह कभी भी पृथ्वी को खोदेंगे तो वह सल्फर के रूप में पाया जाएगा, ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, और कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, वो भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सोना, चांदी, कॉपर और Hg मरकरी, कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और सोना Au, यहाँ जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। यहाँ किसी भी धातुओं से या तो किसी भी पदार्थ से, बालू, मिट्टी, कंकर से यहाँ क्रिया नहीं करती है, और यहाँ स्वतंत्र रहती है, यहाँ अकेले होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम क्रियाशील। यहाँ किसी भी गैंग से क्रिया नहीं करती है, यहाँ अकेले रहती है, स्वतंत्र रहती है, और इसे हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ अकेले होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। यहाँ बहुत अनअभिक्रिय होते हैं, यानी कि यहाँ अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो कम क्रियाशील धातु होते हैं ना, उसको केवल गर्म खाली कर देंगे, खाली गर्म कर देंगे, वहाँ धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं ना, जो ज्यादा क्रियाशील, उसको कई प्रकार की क्रिया करना होता है, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से गुजारना होता है, कई प्रकार के प्रक्रिया करेंगे तब जाकर धातु प्राप्त होता है। लेकिन जो कम क्रियाशील धातु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, ये सब ना, या तो तांबा या तो मरकरी, यहाँ कम क्रियाशील होते हैं, इसको खाली गर्म कर देंगे ना तो वहाँ धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे कि ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक ना, तो यह सब धातु को बहुत से क्रियाओं से गुजारना होता है, तब जाकर धातु प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर Hg यानी कि पारा, जो कम क्रियाशील होता है, वह ऑक्सीजन से क्रिया कराए केवल, यानी कि वहाँ पर आग जलाए, केवल गर्म किए, क्योंकि आग जो जलता है वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलाए, तो यहाँ पर यानी HgO, यानी यहाँ पर बना दिया पारा ऑक्साइड,
ठीक है। और यहाँ पर अंत में बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पर HgO को, ऑक्सीजन को फिर तोड़े तो यहाँ पर अंत में बना दिया Hg, जो शुद्ध एगो धातु के रूप में प्राप्त हो गया। Hg प्राप्त हो गया स्वतंत्र रूप से। तो कम क्रियाशील धातुओं को केवल गर्म करके ही हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्रियाशील जो धातु होता है ना, कईयों क्रियाओं से गुजारना होगा तब जाकर वहां धातु प्राप्त होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कैसे धातु को हम लोग जल्दी, या तो कैसे खनिजों से हम लोग जल्दी धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कम क्रियाशील धातु होगा ना, उससे हम जल्दी धातु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा क्रियाशील होता है ना, वह बहुत प्रकार के अशुद्धियों से मिले होते हैं, गैंगों से मिले होते हैं, जिससे हम कई प्रक्रिया करने होते हैं तब जाकर वह शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण। अगर कॉपर सल्फाइड से, जो सल्फाइड के रूप में है, ठीक ना, उसको अगर हम चाहते हैं कि शुद्ध कॉपर प्राप्त करें, शुद्ध कॉपर प्राप्त करें कॉपर सल्फाइड से, Cu2S से, कॉपर सल्फाइड से अगर हम कॉपर को प्राप्त करना चाहते हैं Cu को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन में, तो वो बनता है कॉपर ऑक्साइड, और अंत में सल्फर ऑक्साइड बनता है। फिर उस कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फेट से यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको अभिक्रिया कराएंगे, तब जाकर अंत में कॉपर शुद्ध रूप में प्राप्त होता है और अंत में ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है। तो यहाँ कई क्रियाओं से गुजरना होता है, लेकिन देखिए कम क्रियाशील वाला धातु को तुरंत खाली गर्म करेंगे, वहाँ पारा तैयार हो जाएगा, यानी कि धातु तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण यहाँ पर देखते हैं, वहीं अभी देखे थे, इसको आगे देखते हैं। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, जो बीच में आते हैं ना मध्यम क्रियाशील, जैसे जिंक हो गया, उसका देखते हैं कैसे वहाँ प्राप्त होगा। कहता है यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट एस के रूप में पाई जाती है। जैसे अभी इससे पहले हम देखे थे धातुओं के क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है। कहता है यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी पाई जाती है। जमीन के अंदर वह सल्फर के रूप में होते हैं और कार्बन से मिले होते हैं, कम यानी मध्यम क्रियाशील वाला। और दूसरा कहता है इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। अगर वह ऑक्सीजन के रूप में रहेंगे ना, मध्यम क्रियाशील वाला धातु ऑक्सीजन के रूप में, तो वह आसान है। सल्फाइड के रूप में होंगे या तो कार्बोनेट के रूप में होंगे, तो वह थोड़ा सा माने आसान नहीं है, कठिन है उससे। ठीक ना। केवल ऑक्सीजन के रूप में रहेंगे, ऑक्सीजन से मिला हुआ, तो आसान है, लेकिन सल्फर और कार्बोनेट से रहेंगे वह बहुत कठिन हो जाएगा उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना। यहाँ पर देखिए सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब यहाँ सल्फर के रूप में है। देखिए पहले पढ़ते हैं भर्जन। भर्जन क्या है? कहता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की यह प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। अगर जो सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, जिसमें धातु मिले होते हैं सल्फर के साथ, ठीक ना, यहाँ पर देखिए जिंक जैसे सल्फर के साथ मिले हैं। जिंक यानी कि जिंक जो धातु है वह सल्फर के साथ मिले हैं, वह अगर उसका अभिक्रिया कराते हैं ऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन से, तो वह बन गया जिंक ऑक्साइड, अंत में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया ना। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बोनेट अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। अब हम कार्बोनेट से धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे? सबसे पहले कहते हैं यहाँ पर निस्तापन विधि द्वारा। कार्बोनेट अयस्क का धातुओं का निष्कर्षण हम लोग कर सकते हैं निस्तापन विधि से, लेकिन इससे पहले धातुओं का जो निष्कर्षण हुआ था वह भर्जन विधि से, वह सल्फाइड अयस्क से करेंगे। सल्फाइड अयस्क से यानी कि सल्फर से जब धातुओं का निष्कर्षण करेंगे तो वह करेंगे भर्जन विधि द्वारा। लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट से यानी कि CO3 यानी कि कार्बन के रूप में CO3, अगर CO3 से धातुओं का निष्कर्षण करेंगे वह कौन विधि से करेंगे? तो निस्तापन विधि से। किस विधि से? निस्तापन। कहता है कार्बोनेट अयस्क को
वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, वही कह रहा है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद यह जो निस्तापन विधि है इसी को हम लोग निस्तापन विधि कहेंगे, ठीक ना। पूछेगा एग्जाम में निस्तापन विधि क्या है, तो बताना कार्बोनेट अयस्कों को अगर हम उससे शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं ना तो उस विधि को हम लोग कहते हैं निस्तापन विधि, और सल्फाइड अयस्कों से अगर शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे ना तो उस विधि को कहेंगे भर्जन विधि। क्योंकि भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि जो भी धातु मिलेंगे जैसे Zn धातु है वह ऑक्साइड के रूप में होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑक्साइड के रूप में है, ऑक्साइड के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। धातु ऑक्साइड का अपचयन, ठीक है, इसका अपचयन कैसे करेंगे देखिए। धातु ऑक्साइड का अपचयन क्या है देखिए, ऑक्सीजन को हटाना। अब देखिए Zn जो इससे पहले Zn जो ऑक्सीजन के रूप में था ना, जिंक ऑक्साइड के रूप में था ऑक्सीजन के रूप में, तो उसको इस ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे देखिए। अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग करते हैं। कुछ अपचायक को लेंगे, जैसे देखिए कार्बन अपचायक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचायक है, हाइड्रोजन गैस अपचायक है। तो यहाँ सब अपचायक होते हैं। कार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना, C कार्बन हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और H2 हाइड्रोजन गैस हो गया। इन तीनों अपचायकों को उपयोग से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। और इस विधि को हम लोग कहेंगे अपचयन विधि। क्या कहेंगे? अपचयन विधि। जैसे ZnO वह ऑक्साइड के रूप में है, किस रूप में है? ऑक्साइड के रूप में। उसको हम अलग करेंगे अपचायक से। को सबसे पहले क्या लेते हैं कि कार्बन अपचायक लेते हैं, जैसे कि यहाँ सब अपचायक है, ठीक ना। तो जिंक ऑक्साइड से कार्बन अपचायक लेकर उसको अलग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जिंक शुद्ध प्राप्त हो गया, जिंक धातु, और अंत में यहाँ पर बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी भी धातु को जब वह ऑक्साइड के रूप में हो, ZnO ऑक्सीजन के साथ अगर संपर्क हो, धात्विक ऑक्साइड के रूप में हो, तो उसे हम अपचायकों की सहायता से अलग कर सकते हैं। जैसे कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या तो H2 को, इस सभी तीनों से अभिक्रिया करके हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए Zn शुद्ध प्राप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातु है, जिसमें आते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो अधिक क्रियाशील होते हैं ना, वहीं कर अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इसको कैसे हम शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करेंगे? सबसे पहले यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कह रहा है यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसका अपचयन नहीं करेंगे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से इसका अपचयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह क्रियाशील होते हैं। अगर इससे हम क्रिया करेंगे तो वह खुद इससे ही क्रिया कर जाएगा, कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से। इसलिए अधिक क्रियाशील धातु को हम लोग अपचायकों से अलग नहीं करेंगे। अपचायकों मैंने कहने का अर्थ है अपचायकों से क्रिया नहीं करेंगे। उसको हम कैसे क्रिया करके शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे? देखिए इन धातु को विद्युत अपघटन द्वारा, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे कि इस धातु को क्या करेंगे कि उसे हम पानी में घोल देंगे, ठीक है। पानी में घोल देंगे चूर्ण के रूप में। पोटेशियम को, सोडियम को, कैल्शियम को और मैग्नीशियम को पानी में घोल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम उससे होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर
जो साधारण नमक का सूत्र है, NaCl से Na का निष्कर्षण, यानी कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम जो धातु है Na, यह धातु होता है, इससे हम कैसे आखिर शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे Na। तो सबसे पहले देखिए, धातु को कैथोड पर, ठीक है, जो धातु होता है वह कैथोड पर होता है, यानी कि प्लस पर होता है, और अधातु जो इसमें अधातु है क्लोरीन, सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु, और क्लोरीन को माइनस पर यानी कि एनोड पर, ठीक ना, क्लोरीन को एनोड पर रखेंगे तब जाकर हम अंत में Na धातु प्राप्त करेंगे। जो धातु है प्लस बनेगा और क्लोरीन जो है वह माइनस बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संक्षारण, संक्षारण क्या है ना, आगे चलते हैं, देखते हैं। हम तो संक्षारण जानबे करते हैं कि किसी भी वस्तु में या तो पदार्थ में अगर जंग लगता है ना, और जंग लग के वहाँ बर्बाद हो जाते हैं, जंग लग के वहाँ नष्ट हो जाते हैं, इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। चलिए संक्षारण के बारे में देखते हैं। कहता है धातुएं अपने आस पड़ोस के अम्ल, आर्द्रता या वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाते हैं। अगर कोई धातु है ना या कोई पदार्थ है, अगर वह किसी वायु से, किसी नमी से यानी पानी से, जल से, ठीक ना, वह क्रिया करती है ना, तो वह उसके ऊपरी परत पर धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है, और जंग लगकर वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। तो धातुओं का नष्ट होना या किसी पदार्थ का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। आइए देखते हैं। पहला है सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। जैसे चांदी है ना, चांदी Ag अगर वायु से अगर क्रिया करता है हवा से, तो उसके चांदी के परत में AgO यानी कि यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, तो चांदी के ऊपरी परत में काले परत चढ़ जाते हैं, ठीक ना, तो जिससे वह संक्षारण हो जाता है, क्योंकि चांदी के ऊपरी परत पर थोड़ा सा काला परत चढ़ जाता है। अगला नंबर कॉपर आर्द्र CO2 यानी कि कॉपर Cu की क्रिया अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं ना, तो यहाँ पर उसके साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। किस रंग का? हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट, ठीक ना। तो कॉपर की अभिक्रिया अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो उसकी ऊपरी परत पर हरे रंग का परत बैठ जाती है। जो हरे रंग का परत बैठती है वह होती है कॉपर कार्बोनेट। अगला नंबर लोहा जो आयरन है वह वायु से क्रिया करता है, आर्द्र वायु से, जिसमें माने आयु में ओस हवा में पानी होती है, उसे हम आर्द्र वायु कहते हैं। जिस हवा में पानी नहीं होती है, नमी नहीं होती है, उस हवा को हम लोग बोलते हैं शुष्क वायु। तो जिसमें पानी है यानी कि नमी है, उस वहाँ आर्द्र वायु, जिसमें पानी नहीं है, नमी नहीं है, उससे हम शुष्क वायु। जब लोहा आर्द्र वायु से, पानी वाले वायु से यानी कि नमी वाले वायु से संपर्क से यानी उससे क्रिया करता है, तो उसके सतह पर भूरे रंग का परत लग जाता है। किस रंग का परत लग जाता है? भूरे रंग का। लोहा ना जब नमी वाले वायु से क्रिया करेगी ना, तो लोहा के ऊपरी परत में भूरे रंग का परत लग जाता है। जैसे देखना ना, लोहा को हम लोग आस पड़ोस में अपने घर में या तो फेंक देते हैं ना, आयरन को, लोहा को, तो उसके ऊपरी परत पर देखना भूरे रंग का परत जम जाती है, क्योंकि वहाँ हवा में जो नमी होते हैं ना, उस नमी से क्रिया करती है, और वहाँ क्या हो जाती है कि उसके ऊपरी परत पर भूरे रंग की परत बैठ जाती है। यही सब है संक्षारण। धातुओं में जंग लगना और धीरे धीरे वहाँ नष्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। आइए आगे देखते हैं। संक्षारण से सुरक्षा। आखिर धातुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग कौन कौन से विधि का उपयोग करेंगे, चलिए देखते हैं। धातुओं से यानी संक्षारण से सुरक्षा धातुओं का। कहता है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। कौन कौन से विधि है जिससे धातु
जंग से बच जाएगी, संक्षारण से बच जाएगी। जैसे पेंट करना, अगर धातु के ऊपरी परत पर अगर पेंट कर देंगे तो वह हवा से क्रिया नहीं करेगी, नमी से क्रिया नहीं करेगी, तो वह संक्षारण से उससे हम बचा सकते हैं। तेल लगाना, अगर धातु में कोई सोना चांदी है या तो लोहा है, ज़्यादातर तो लोहे का प्रयोग हम लोग करते हैं आधुनिक जीवन में, अगर लोहा में जो धातु है उसमें पेंट चढ़ा देंगे तो वह हवा से और पानी से क्रिया नहीं करेगी, तो उसमें जंग नहीं लगी, वह नष्ट नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। यसद लेपन, यसद लेपन जो यहाँ पर दिया है देखिए, लोहे के इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन, पेंट करना, पेंट करेंगे, तेल लगाना, तेल लगाएंगे, या तो ग्रीज लगाएंगे, ठीक ना, या तो मोबिल लगाएंगे। यसद लेपन में क्या होती है कि उस लोहे के परत में अगर ऊपरी परत में लोहे के जिंक की परत चढ़ा दें, जो जिंक होता है Zn, जिंक की ऊपरी परत क्या करेंगे, उसमें चढ़ा देंगे लोहे के ऊपर, तो लोहा जंग से बच सकता है, जिसे हम कहते हैं यसद लेपन। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन, इसमें क्या होती है कि एक क्रोमियम धातु होता है Cr, क्रोमियम, उस क्रोमियम धातु से, उस क्रोमियम धातु को क्या करेंगे कि किसी धातु के ऊपरी परत पर चढ़ा देंगे, जैसे लोहा है उसके ऊपरी परत पर चढ़ा देंगे, उसे हम, जिससे वह लोहा जंग से बच जाएगा, उसे हम कहेंगे क्रोमियम लेपन। आयनोडीकरण, आयनोडीकरण जो होता है वह, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या होती है, अगर कोई धातु है ना, उससे हम एनोडीकरण से उस धातु को हम जंग से बचा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उसमें हम विद्युत से, या तो जैसे कि जितना भी धातु है ना उससे हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वह धातु, जैसे धातु धातु का मिश्रण या तो धातु अधातु का मिश्रण अगर मिक्स करते हैं उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, यह 2 या 2 से अधिक, कहता है 2 या 2 से अधिक धातु या 2 या 2 से अधिक एक धातु हो एक अधातु हो, अगर उसका मिश्रण करेंगे ना, उस समांगी मिश्रण को हम लोग कहेंगे मिश्र धातु। ठीक है, तो यहाँ सब होता है आयनोडीकरण। ठीक है, आयनोडीकरण को हम लोग मिश्र धातु भी बोलते हैं, ठीक ना। तो धातु को अगर दूसरे धातु से अगर मिक्स कर देंगे उसको, या तो एक धातु हो दूसरा मिश्र धातु हो, अगर मिक्स करेंगे ना तो वह हो जाती है कठोर, और कठोर हो जाएगी तो वह उसमें जंग नहीं लगेगा, जिससे हम बचा सकते हैं। तो मिश्र धातु करके भी हम लोग जंग से धातु को बचा सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में एक लौह स्तंभ है, दिल्ली में क्या है, एक लौह स्तंभ है, ठीक ना। वह लौह स्तंभ जिसको वह मतलब कुतुब मीनार के बगल में है लौह स्तंभ, वह लौह स्तंभ लगभग 6000 kg का है, यानी कि 6 क्विंटल का है। 6 क्विंटल नहीं, वो हो गया 6000 kg का मतलब हो गया बहुत, यानी 60 क्विंटल हो गया, ठीक ना, 60 क्विंटल, जो कि 2000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है, ठीक ना। कितना वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है, बताइए। लेकिन आज तक उस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। उसका मेन कारण है, देखिए, वह बना है पीतल का, ब्रोंज का, यानी कि बहुत से मिश्र धातु, लोहा का, निकल का, एल्युमिनियम का, यानी कि सभी धातु को मिला के ना, सभी धातु को मिलाकर उसको मिक्स करके, ठीक ना, मिक्स करके बहुत धातु को मिक्स करके मिश्रण करके मिश्र धातु बना के उसको गर्म करके एकाएक उसको क्या कर दिया है कि पानी में डाल दिया गया है, और उसमें पानी में डालने से उसके परत पर इतना न कठोर हो गया, जिसके चलते से आज तक वह लौह स्तंभ 2000 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, वह संक्षारण से बचा हुआ है। तो बताइए, 2000 वर्ष पुराना है
लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार के बगल में है, जो 8 मीटर ऊंचाई का है। कितना मीटर ऊंचाई का है? 8 मीटर ऊंचाई का, और 6000 केजी का है, और 2000 वर्ष पुराना है, जो कि पिटवा लोहे का इस्पात का बना हुआ है, जिसमें बहुत से निकेल, लोहा, कोबाल्ट, पीतल सभी मिश्र धातु को मिक्स करके बनाया गया है। और मिश्र करके यानी कि मिश्र धातु करके उसको हम जंग से बचा सकते हैं। किसी भी धातु को मिश्र धातु करके उसको हम जंग से बचा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि लोहा, एग्जाम्पल में लोहा को अगर हम कार्बन के साथ मिला देंगे तो वह कठोर हो जाता है, इस जो यानी कि इस्पात का रूप भी हो जाता है। जैसे इस्पात होता है, इस्पात अगर एग्जाम में पूछेगा इस्पात क्या है, तो बताना लोहा, निकेल और क्रोमियम को अगर हम मिला देते हैं ना मिश्र धातु के रूप में, तो उसे हम इस्पात कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल भी मिश्र धातु होते हैं। जैसे उसमें होते हैं कॉपर और जिंक, Cu और Zn, अगर मिला देते हैं तो वह बन जाता है पीतल। कांसा, कांसा होती है कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है तांबा। Cu और Sn, Cu और Sn का मिश्रण होता है कांसा। एग्जाम में पूछता है कि इस्पात क्या है, तो बताना लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को इस्पात कहते हैं, जो सामान्य धातु से बहुत कठोर होते हैं। इसलिए इस्पात में जंग नहीं लगता है, क्योंकि वह बहुत से धातुओं के मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आज इतना ही, ठीक ना। तो संक्षारण से हम लोग धातु को बचा सकते हैं। उसको हम पेंट करके, तेल लगा के या सद लेपन से, क्रोमियम लेपन से, आयनोडीकरण से, यानी कि मिश्र धातु बनाकर, ठीक ना। चलिए आज इतना ही रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू छात्रों, मेरे वीडियो देखने के लिए। हम आपसे यही मतलब विश्वास करते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखिए और कुछ कुछ जरूर डेली ज्ञान लीजिए, ताकि आप अपने रिजल्ट में सुधार ला सके और बोर्ड के एग्जाम में बेहिचक आप अच्छे रिजल्ट से पास हो सके, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा और इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।